उत्तर प्रदेश में कैसे छिड़ रही है मुगलों के नाम पर सियासी जंग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुगल म्यूजियम को लेकर क्या कहा है और अखिलेश यादव ने क्या जवाब दिया, हम आपको ये बताएंगे। जब मुगलों की बात हुई तो बात फिर ज्ञानवापी की। मुस्लिम पक्ष क्यों कह रहा है कि एएसआई का सर्वे उसे मंजूर नहीं और अदालत एएसआई के सर्वे तक पर कहां तक बढ़ गई है, हम आपको ये भी बताएंगे। और आखिर में ये जानिए कि बीजेपी कैसे अपनी कमजोर और हारी हुई सीटों पर समाजवादी पार्टी को तोड़कर अपना गढ़ मजबूत करना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात के लिए जाने जाते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक तरीके से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़ी तमाम चीजों को प्रतिस्थापित करने का बीड़ा उठा लिया है। मुगलों के नाम को हर जगह से हटाने की कोशिश उनकी हमेशा रही है। और एक दिन पहले लखनऊ में जब आरएसएस के भैया जी जोशी के साथ वो एक कार्यक्रम में थे तो उन्होंने मुगलों के बहाने ही अखिलेश यादव पर निशाना साधा। जी हाँ, ये मामला था आगरा के मुगल म्यूजियम, जो समाजवादी पार्टी के दौर में जो म्यूजियम बन रहा था और जिसका नाम मुगल म्यूजियम रखा जाना था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले कैसे निशाना साधा इसी बहाने अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर, पहले ये सुन लीजिए, फिर हम आपको जवाब भी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर मुगलों के नाम की सियासत का कितना फायदा बीजेपी को मिल रहा है। आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज आए थे, उन्होंने औरंगजेब को वहां पे चैलेंज किया था और यहां पे पिछली सरकार आगरा में औरंगजेब के नाम पर उनकी स्मृतियों को सजोने के लिए एक मुगल म्यूजियम बना रही थी। हमने कभी मुगल का यहां से क्या संबंध है, इसको छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से बनाया। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी से है, हमारा संबंध मुगल आक्रांताओं से नहीं हो सकता। किसी आक्रांता से हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता है। और उस कार्यक्रम को हम लोगों ने वहां पर उस रूप में भव्य म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृतियों को सजोए हुए हम लोग वहां आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपने सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या। सितंबर 2020 में इस म्यूजियम का नाम बदला गया और मुगल म्यूजियम से इसे छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया। हालांकि उसका भी एक इतिहास है कि शिवाजी कब आगरा आए थे और कैसे आगरा में उन्होंने अपने दिन गुजारे थे। आगरा के साथ जुड़ता हुआ उनका इतिहास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही ये बात कही कि मुगल म्यूजियम अखिलेश यादव के दौर में बनाया जा रहा था और उन्होंने उसे इस निर्माणाधीन म्यूजियम का नाम बदल दिया और मुगल की जगह उस पर वो जो नाम है वो शिवाजी के नाम पर हुआ। तो अखिलेश यादव ने इसका कैसे जवाब दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोई जानकारी नहीं। सुनिए अखिलेश यादव का पलटवार। मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं जानते। अगर मुख्यमंत्री जी कुछ जानते होते तो वो जो म्यूज़ियम था, मैं पत्रकार साथियों, सब नए लोग हो, आप नए लड़के हो और शायद मुख्यमंत्री गूगल से कोई चीज़ सर्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी खड़े हैं वो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जो वो म्यूज़ियम बन रहा था, वो म्यूज़ियम इसलिए बन रहा था कि हमारा टूरिज़्म को बढ़ाया जाए। जो लोग ताजमहल देखने आते हैं उन्हें कम से कम मुग़ल सम्राट के समय पर या मुग़ल म्यूज़ियम के बहाने पूरे भारत की संस्कृति को बताया जाए, भारत की मिली जुली संस्कृति से परिचय कराया जाए, भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब है उससे परिचय कराया जाए। और जिस आर्किटेक्ट ने वो म्यूज़ियम डिज़ाइन किया था उसे यूरोप का 2023 का सबसे बड़ा अवार्ड मिला। सोचो, यूरोप का जो सबसे बड़ा अवार्ड आर्किटेक्ट को मिलता है
उस आर्किटेक्ट ने आकर के आगरा में डिज़ाइन किया। वो मुगल म्यूज़ियम इसलिए था क्योंकि ताजमहल से जुड़ा था, लेकिन उस म्यूज़ियम के अंदर जो संदेश था वो गंगा जमनी तहजीब का था, मिली जुली संस्कृति का था, भाईचारे का था। और फिर मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मैंने आज अखबार में पढ़ा कि शिवाजी से उनका बहुत पुराना रिश्ता है। अरे उनकी माताजी से हमारा उनसे ज़्यादा गहरा रिश्ता है। और मैं ये बात कहूँगा आपसे कि आप भी वो बात गूगल जरूर करें। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को मुगलों के नाम पर और खासकर मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर हमेशा घेरने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये सच है कि वहां पर आगरा में मुगल म्यूजियम बन रहा था? और क्या ये भी सच है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस मुगल म्यूजियम का नाम बदल दिया? तो अखिलेश यादव ने आखिर क्यों कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जानकारी ही नहीं? बहरहाल ये म्यूजियम बनकर तैयार नहीं हुआ। निर्माणाधीन म्यूजियम को लेकर के ही ये तमाम सियासत हो रही है। हालांकि सरकार की फाइलों में उसका नाम मुगल म्यूजियम रखा गया था, चर्चा भी थी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब इसका नाम बदला तो उसे पूरी तरीके से बदलकर शिवाजी के नाम पर कर दिया। तो इस पर सियासत होगी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के प्रतीकों की सियासत जब से आए तब से उन्होंने शुरू किया, और हमेशा वो खुलकर कहते रहे कि उत्तर प्रदेश की पहचान कभी आगरा का ताजमहल नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश की पहचान हमेशा अयोध्या, चित्रकूट और वाराणसी ये धार्मिक नगरी ही रही। तो बिल्कुल दोनों के बीच अगर हम कहें तो सांस्कृतिक प्रतीकों को लेकर एक ऐसी स्थिति है जिसमें सोच पूरब और पश्चिम जैसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को हिंदू संस्कृति और हिंदू सांस्कृतिक प्रतीकों का केंद्र बना दिया, जबकि अखिलेश यादव के वक्त में आगरा की पहचान भी एक बड़ी पहचान थी, और उस आगरा की पहचान में ताजमहल को बड़ा श्रेय था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं न कहीं ताजमहल की पहचान को कम करने की कोशिश की है, और खुद कहते हैं हमेशा कि उत्तर प्रदेश की पहचान कभी ताजमहल नहीं हो सकता। अब अगली ज्ञानवापी का जो अहम फैसला है, खासकर क्या एएसआई का सर्वे होगा या नहीं होगा, ये अब एक दिन के लिए और टल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 5:30 बजे तक की मियाद रखी थी, जब हाईकोर्ट को यह तय करना था कि क्या एएसआई का सर्वे हो या नहीं हो। लेकिन आज दिन भर खूब दिलचस्प कह सकते हैं अदालत के भीतर दलीलें दी गई। मुस्लिम पक्ष ने लगातार एएसआई सर्वे का विरोध किया। मुस्लिम पक्ष ने अपने पिटीशन में ये कहा कि 1000 साल पुरानी वो मस्जिद है, इसलिए वहां पर एएसआई से जांच कराने का कोई तुक नहीं। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष अड़ा रहा कि ये एएसआई के जांच के जरिए ही पता चल पाएगा कि आखिर ये जो परिसर है, ये जो ढांचा है, इसका मूल स्वरूप क्या है। शाम होते होते एएसआई के एक्सपर्ट तक को बुला लिया गया, और जो एक्सपर्ट आए एएसआई के, उन्होंने ये आश्वस्त किया कि बिना कोई छेड़छाड़ के, बिना किसी इस परिसर के को छुए हुए, यानी कि बिना खुदाई किए हुए, बिना एक्सकेवेशन के इस बात का पता लगाया जा सकता है कि आखिर इस परिसर का मूल स्वरूप क्या है, इस ढांचे का मूल स्वरूप क्या है। अब अदालत ने कल 3:30 बजे दोबारा सभी पक्षों को बुलाया है, और चर्चा ये है कि एएसआई सर्वे की अनुमति के पहले अदालत एक एक चीज परख लेना चाहती है। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने आज जब एएसआई ने अपना हलफनामा दाखिल किया तो उसे पढ़ने और इसे समझने के लिए एक दिन का वक्त मांगा, और यही वजह है कि जब टेक्निकलिटी पर बात आई तो यहां तक कहा गया कि अब ज्ञानवापी का जो एएसआई का सर्वे होगा, इसमें आईआईटी कानपुर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी मदद ली जाएगी। तमाम जो तकनीक है, खास करके जितने भी नए और जितने भी अत्याधुनिक तकनीक हैं, उनके सहारे ही इसका एएसआई सर्वे करेगी।
अब कल इस बात पर आखिरी फैसला होगा कि क्या सर्वे होगा या नहीं होगा, लेकिन अदालत के मूड से ये साफ दिखाई देता है कि अदालत मुस्लिम पक्ष को संतुष्ट करते हुए कहीं न कहीं सर्वे की तरफ बढ़ना चाहती है। अब अगली खबर। हाल में आपने देखा होगा कि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी के कई बड़े नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में जोड़ लिया। पश्चिम से 2 सैनी चेहरे थे, जबकि सुदूर पूर्वांचल से यानी कि वाराणसी के आसपास के जिलों से पिछड़ी जातियों के 3 बड़े नेता थे, और उसमें 2 तो ऐसे नेता थे जिनका अपना बड़ा जनाधार अपनी जातियों में। सुषमा पटेल जो मड़ियाहू से चुनाव लड़ी और बहुत जबरदस्त चुनाव लड़ी थी, हालांकि वो कुछ वोटों से चुनाव हार गई, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। जगदीश सोनकर बिरादरी में उनकी बड़ी अच्छी पकड़ मानी जाती है और उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन किया। शालिनी यादव जो कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जिन्होंने 2019 का चुनाव वाराणसी से लड़ा था, उन्होंने भी भाजपा ज्वाइन कर लिया। तो आखिर इन 3 नामों के बीजेपी ज्वाइन करने की वजह क्या है? तो बीजेपी जो सबसे कमजोर रही वो वाराणसी के आसपास के जो दूसरे जिले हैं, वहां पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। जौनपुर, मछली शहर, गाजीपुर, ये इसके अलावा अंबेडकर नगर, ये ऐसे जिले हैं जहां बीजेपी पूर्वांचल के सबसे बुरे दौर में रही। लेकिन इस बार बीजेपी ने कोशिश की है कि इस इलाके में वो समाजवादी पार्टी के नेताओं को तोड़कर अपनी मजबूती बढ़ा ले। अगर आप देखें तो चाहे पासी बिरादरी हो, चाहे पटेल बिरादरी हो, ये ऐसी जातियां रही हैं जिन्होंने वाराणसी को छोड़ दें तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्यादा मजबूती दे रखी। लेकिन इस बार बीजेपी के निशाने पर ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो पूर्वांचल में उसका बेड़ा पार लगा सकते। इस बड़े ज्वाइनिंग के पहले बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को ज्वाइन कराया, उसी इलाके से बकायदा ओम प्रकाश राजभर को ज्वाइन कराया। राजभर, चौहान, पटेल, सोनकर, यादव, इस तरह के बड़े चेहरों को, नेताओं को लाकर बीजेपी की उम्मीद है, बीजेपी की कोशिश है कि वो वाराणसी को छोड़ दें तो उसके आसपास के जो उसके कमजोर पार्लियामेंट्री इलाके हैं, क्षेत्र हैं, उसे मजबूत किया जाए। और यही वजह है कि चुन चुनकर वैसे लोगों को बीजेपी ने ज्वाइन कराया जिसका फायदा उसे 2024 में पार्लियामेंट चुनाव में मिल सकता है। यानी कि समाजवादी पार्टी का जो सबसे गढ़ का इलाका है, जो सबसे मजबूत क्षेत्र है, उसमें बीजेपी सेंध भारी मिल चुकी है। अब देखना यह है कि क्या इन नेताओं के आने से बीजेपी की सेहत पे कोई फर्क पड़ता है या फिर समाजवादी पार्टी अपनी बढ़त वहां बनाए। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी।